अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं चार्टर ऑफ पार्लियामेंट या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जो भी इसको नाम की इसकी आज पार्लियामेंट में गूंज थी। याद सादिक ने वो काम किया जो कि किसी और स्पीकर ने आज तक नहीं किया। हम ज़्यादातर इंतकामी कार्रवाइयाँ ही देखते रहे हैं। और उसके अलावा चीफ जस्टिस का कल एक बयान आ गया है, उस बयान के बाद एक थरथली फिर से मच गई है। वो थरथली क्या है और चीफ जस्टिस के बयान का मतलब क्या है, और उसके ऊपर ज़हीर अभी से खुश होना शुरू हो गया कि जो मैं नाम ले रही हूँ चीफ जस्टिस का। तो चले जी, डिस्कशन में पता चल जाएगा कि वो क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? अच्छा ज़हीर, आज पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो ने तकरीर की और बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी आप ज़रूर अपोजिशन करें, आप जाएं जाके अपने बानी के मुकदमे भी लड़ें, आप उनके लिए जो कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं वो करें, लेकिन पार्लियामेंट को छोड़ के मत जाएं। पार्लियामेंट के अंदर बैठें, पार्लियामेंट के अंदर आके हमारे साथ कानून साजी में मदद करें और आवाम की खिदमत जो करना चाहते हैं वो हमारे साथ बैठ के करें। अच्छा, उसमें एक हम आगे चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात भी कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल ने जो ये बात कही है, ये बात आपने मैंने भी एक दफ़ा कही थी कि पीटीआई की बहुत बड़ी गलती थी तहरीक अदम एतमाद के बाद पार्लियामेंट छोड़ कर चले जाना, अपनी असेंबली को डिसॉल्व कर देना और बिल्कुल अपने आप को पार्लियामेंट्री सियासत से निकाल देना। तो स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक ये बात थी कि 85 के जो गैर जमाती इलेक्शन थे उन्होंने नहीं हिस्सा लिया, तो उसके बाद उसने मानती थी कि स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। और 2007 में जब वो हुआ था लंदन में कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं किया था और नवाज शरीफ को भी मनाया था। हाँ, उसने नवाज शरीफ को उन्होंने मनाया था कि आप बाइकआउट मत करें, जिसपे फिर इमरान नाराज़ हो गया था और अचक ने सिर्फ इमरान ने बाइकआउट किया था। तो अभी भी आज कोई पीटीआई का एक नुमाइंदा कह रहा था कि अच्छा जी, अगर आपने हमें 9 मई के ऊपर माफ़ नहीं करना तो भी हमारा पार्लियामेंट के ऊपर बैठने का क्या फ़ायदा है। तो इतना बड़ा भी कोई गुनाह नहीं होगा कि जो आप माफ़ी नहीं उसके ऊपर दे रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे। आपका क्या ख्याल है बिलावल की ये जो नसीहत है, आप इसको कुछ ठीक देखते हैं? वैसे मैं एक चीज़ बताऊं कि बड़ी खुशगवार हैरत हुई थी जब अख्तर मैंगल का जिस दिन इस्तीफ़ा हुआ था, तो उस दिन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि आप पार्लियामेंट ना छोड़ें। मैंने उस दिन भी बात की थी कि देखें जो खुद पार्लियामेंट छोड़ के जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे रियलाइजेशन है कि हमने गलती की थी, प्लेटफॉर्म छोड़ा। अभी भी ज़ाहिर है जो कल अली मोहम्मद ने तकरीर की, अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो कहाँ तकरीर करते, मुझे बताएं। सही बात। और वो सामने आई फिर अल्टीमेटली किसी भी सूरत में आ गई, पूरी तकरीर सामने आ गई। फिर जो पीटीवी ने चलाई, हाँ पीटीवी अच्छा, पीटीवी खैर मुझे नहीं पता, नहीं पीटीवी ने पूरी तकरीर चलाई अली मोहम्मद खान की। बड़ी अच्छी बात। तो ये होना चाहिए। अच्छा, जो बिलावल की पहले नंबर पे तो जो तजवीज़ हैं, तजवीज़ इस हवाले से ठीक हैं, वो तजवीज़ ठीक है, लेकिन मुझे बिलावल पे इस हवाले से ज़रूर हैरत है कि जिस तरह नवीद कमर ने, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने ओवरऑल जो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ है डे बिफोर येस्टरडे, उसकी जिस तरीके से मजम्मत की है, इन्होंने यहाँ से नज़र आता है कि बिलावल साहब भी कितने कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं इस वक्त, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा इस चीज़ का क्रेडिट लेती थी और मेरे ख्याल में ये उसको क्रेडिट देना भी चाहिए कि पार्लियामेंट सब इदारों की माँ है और पार्लियामेंट ये जी नैरेटिव सबसे पहले ना पीटीआई ने बनाया, ना पीएमएल, हाँ ना पीएमएल ने बनाया था, ये सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने बनाया। लेकिन मुझे हैरत इस हवाले से हुई है कि उन्होंने उस चीज़ को पसे पर्दा डाल दिया फिर, यानी कि बाद में एक हल्की फुल्की सी नहीं। उसमें ज़हीर मैंने अता तारड़ का बयान देखा था कि सीसीटीवी फुटेज देखी और इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी नहीं पार्लियामेंट के अंदर से, तो फिर क्यों मुअत्तल हुए हैं वो 5 सार्जेंट, 8 कितने हैं वो, हाँ सिक्योरिटी तो के। हाँ, वो क्यों लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज से ये साबित हुआ है कि वो पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं हुए। तो फिर सवाल ये है ना कि क्यों फिर उनको हाँ, और निकाला। उसने मुअत्तल किया कि सिक्योरिटी वो नहीं थी। दूसरी बात ये कि उसने प्रोडक्शन आर्डर भी जारी कर दिए याद सादिक ने, जो कि पहले ये काम नहीं होता था। बहुत से लोगों की प्रोडक्शन आर्डर, आपको याद होगा, राना सुनाउल्लाह के हो गए, शहबाज शरीफ के हो गए, ये और हमजा शहबाज शरीफ भी पार्लियामेंट का मेंबर था और पूरे 3 साल वो जेल में ही रहा था और ये बार बार कहते रहते कि प्रोडक्शन आर्डर जारी करें, इन्होंने नहीं किए थे। तो ये बड़ी अच्छी मतलब एक तरह से कि उसने प्रोडक्शन आर्डर जारी किया। आज गौहर हमें बैठे हुए नजर आए पार्लियामेंट। नहीं, उसमें एक बात तो है, चलें ठीक है, प्रोडक्शन आर्डर का स्पीकर साहब ने कह दिया था, लेकिन मसला ये है कि इस हवाले से सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के हवाले से, पार्लियामेंट के अंदर घुसने के हवाले से सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही, बाकी इत्तेहादी यानी कि उसमें इसने भी, मुस्तफा कमाल ने भी कहा है और इसने जेयूआई ने भी कहा है। मसला ये है कि इसके पीछे कौन था। आपने वो 5 सिक्योरिटी एहलकार तो कर दिए,
सिक्योरिटी एहलकारों की तो इतनी मजाल नहीं है कि वो खुद आए होंगे, उनको किसी ने तो भेजा था। तो स्पीकर साहब का ये काम भी बनता है कि जहाँ पे वो सजेशन दे रहे हैं मिसाक की, जहाँ पे वो इनको कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें, अच्छी बात है, लेकिन पीछे तो जाएं, पीछे जाके देखें तो सही कि किसने कहा था, कौन था इसके पीछे। अच्छा, अभी हमने बात की ना कि वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट से ना निकले आप अपने जद्दोजहद का। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें मिसाक करना चाहिए ना पार्लियामेंट का। अच्छा, ये मिसाक के जमहूरियत हो गया, मिसाक के इकॉनमी हो गया, ये शहबाज शरीफ ने भी उस वक्त इमरान खान को कहा था। अब फिर ये कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, आएँ बैठे मिल के बैठ जाते हैं, मसले हल कर लेते हैं, और 12 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। तो जो सियासतदान है ना ज़हीर, वो कमज़ोर नहीं इतना होता अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, और सियासतदान अगर आपस में मुत्तहिद हो जाएं तो मेरा ख्याल में उन कुव्वतों को शिकस्त दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में होता ये है कि अगर वो एक कोई ना कोई सहारे के लिए तैयार बैठा होता है उनको देने के लिए, तो जिसकी वजह से ये होता है अनफॉर्चुनेट। हाँ, मतलब बदकिस्मती है पाकिस्तान की। तो आप मुझे अब ये जो कह रहे हैं 12 रुकनी कमेटी बन रही है, मुज़ाकरा, क्या पीटीआई को इसमें चले जाना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? देखिए शनीला, टॉक का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मेरे ख्याल में उसको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। आपकी पॉलिसी ये होती है कि आप सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप जो आपकी होती है वो एंगेज करती है, लेकिन इस तरह तो हो ही नहीं सकता। जितनी मर्जी जंगें हो जाएं दुनिया में, एंड ऑफ द डे जो आपने टेबल टॉक से ही मसले हल करने होते हैं, ठीक है। ये बात तो फिर आप हिरोशिमा की तरह एटम बम तो नहीं करवाएंगे ना। अब जहाँ पे पीटीआई का ये है कि वो कहते हैं, अगरचे इस चीज़ के ऊपर सब मानने के लिए तैयार हैं कि देखें जी उनके उससे आशीर्वाद से आए हैं, जिस तरह आपने बताया ना कि हर जिसको मौका मिलता है वो उनके आशीर्वाद से आ जाता है, दूसरा जाके पोजीशन में बैठ जाता है। उसमें हो ये जाता है ना ज़हीर कि जो पहली हुकूमत वाला होता है ना, वो जब बहुत ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई करता है, दूसरा अपने सर्वाइवल के लिए फिर उनके पास चला जाता है। या तो जैसे हमने 2008 से 2013 का जो दौर था ना, उसमें इंतकामी कार्रवाइयाँ नजर नहीं आई, तो फिर दूसरे दौर में तो वैसे ही पनामा का शुरू हो गया मामला। तो उस तरीके के अंदर ना फिर दूसरा जो सहारा बनने के लिए तैयार नहीं होता। मैं एक चीज़ है, इस वक्त सियासी डायलॉग होना चाहिए, और जिस मर्जी लेवल के ऊपर इमरान खान साहब जहाँ एग्री करते हैं, जिस तरह चकजई को बीच में डालें, जो भी बीच में, मसला ये है इस वक्त मसला इन सियासतदानों से आगे निकल गया। अगर ये मसला हल नहीं करेंगे ना तो फिर ये इसी तरह चलेगा। आज इनकी तरफ है, कल वो उनकी तरफ, यही वाला काम होगा, बिल्कुल ठीक है। और ये आप देखें ना कि चकजई साहब एंगेज करें या जो भी एंगेज करता है, इसको लेके चलें। अब मुझे जहाँ पे पीटीआई से है कि वो सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, उनकी अपनी रिजर्वेशन है। मैं अक्सर आपके सामने यहाँ पे उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था कि जो रिजर्वेशंस हैं, लेकिन उनको एड्रेस करें या सेकंड थर्ड टीयरशिप के ऊपर आएँ। दूसरी तरफ इधर देखें ना, आप ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, मतलब है आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर तो होना ही था ये जो परसों वहाँ पे हुआ है। मतलब है यार, अब मुझे यही ख्वाजा आसिफ साहब याद है, क्या कहते थे वो जो सियासी बयान होता है ना, सियासी जलसे की तकरीरें कुछ और ही होती हैं। आप अगर आपका पार्लियामेंट के अंदर आपको किए हुए तकरीर की इम्यूनिटी अगर हासिल है, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट का मेंबर भी है, उसको भी इम्यूनिटी होनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करके जब मर्जी उठा के ले जाए, आप उसके लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं होना। हाँ, सेशन के दरमियान में आप मेंबर को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए। एक जमाना था आपने गिरफ्तार करना था, उनके घरों से जाके कर लेते। और एफआईआर भी 144 की दर्ज कराई गई ना, उस 144 की एफआईआर में आप पार्लियामेंटेरियन को कैसे उठा के लेके। और इस टाइम मैं शनीला एक चीज़ और बताऊं, मुझे तो अब कह लें कि मैं हालांकि नून लीग का कितना सख्त क्रिटिक हूँ, लेकिन मैं जो परवेज़ रशीद साहब हैं, उन्होंने वोट नहीं डाला था, आपको याद होगा, तो उसी के हवाले से, और जो कई मामलात में उनका वोट, कोई तो सेन वॉइसेस थी यहाँ पे हुआ करती थी। अब तो क्या हम ये समझें कि फॉर्म 47 की वजह से सारे कंप्रोमाइज़ हुए हैं ना। कोई अब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है, मुझे यकीन करें कि कल हमारे पास मेरी एक बात हो रही थी सेनेटर से, नून लीग के सेनेटर हैं, कहते हैं जी आप वो जहाँ पे नौकरी करते हैं उन्होंने वहाँ की ज़ुबान, ये नून लीग का सेनेटर कह रहा है, वहाँ की ज़ुबान तो बोलनी है, वहाँ के तो सारा कुछ करना है। इस तरह अब मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि अगर साद रफीक साहब जीते होते, उन्होंने कहीं ना कोई ऐसी बात करनी थी कि वो भी ट्विटर पे कर रहे हैं। हाँ, वो अभी तो खैर लोग ये कह सकते हैं ना, आ रहे थे इस वजह से कर रहे हैं, लेकिन वो कर वो आपको याद होगा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह जो थे, वो हमेशा ये बात कहते होते थे कि जुल्म उतना करो कि जितना बर्दाश्त कर सको, हमने तो बर्दाश्त कर लिया। अब पीटीआई के ऊपर जो आ रहा है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत नवाज लीग को भी सोचना चाहिए कि हुकूमत तो सदा किसी की भी नहीं रहती। आपने कानून पास कर दिया, बगैर इजाजत जलसा नहीं करना, कल को आप अपोजिशन में आएंगे, आप क्या करेंगे? शनीला, एक चीज़ है कि इनकी तो वोटर सपोर्टर थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर जाता है पीपल्स पार्टी की तरह, पीटीआई का। नून लीग के साथ जब यही कुछ होना है ना, तो निकलना भी किसी ने नहीं है उसके लिए, कोई रेजिस्ट भी नहीं करना। इधर भी रेजिस्ट आपने पता जो किया था, अब तो बिल्कुल उनका भी कोई नहीं कर रहा। एक साल पूरा इमरान खान बैठे हुए, आप अडयाला के बाहर चले जाए, कुछ भी नहीं होता। नहीं, उसकी हीट फील हो रही है उस जलसे की, आप माने ना माने, वो जो जलसा उन्होंने संडे को किया है, उसकी हीट फील हो रही है। देखिए चीजें इसी तरह आती हैं। नवाज शरीफ का भी था ना, जब उसने कहा था बाजवा साहब ये आप ही का लाया हुआ नमूना, तो फिर उसका फायदा हुआ था ना।
जनरल फैज उसका फायदा हुआ था ना, मैं ये कह रही हूँ कि बाजवे को आना पड़ा था ना उस मैं साइड वो में। यही कह रही हूँ कि जब वो होता है ना तो उस वक्त जलसे में ऐसी तकरीरें पहले भी होती रही, पहली दफा और इस ये तरह से जलसे नहीं का है। वो एक और बात ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के फ्लोर पे बड़ी सख्त सख्त तकरीरें की हुई हैं। एक बात कि ये जो कहना ना कि आपको भी पता है शादियों में जब तक इतनी सख्ती होती है, जब तक आपके वो लाइटें ऑफ होना शुरू ना हो जाए ना तो लोग उठते नहीं है वहाँ से स्टेज से, ठीक है। तो जलसा, अवामी जलसा जिसको रुकावट डाल के आपने रोका हुआ है, सीएम लेट हो रहा है, हर तरफ रुकावटें हैं और आप कह रहे हैं 7 बजे खत्म करें, वही ये शादी हाल तो नहीं है, ये अवामी जलसा है। इसमें देखें एग्री करते हुए उनको वहाँ पे एग्री नहीं करना चाहिए था ना, उनको कहना चाहिए था कि 7 बजे हम नहीं कर सकते खत्म कर। तो 7 बजे वाला जो टाइम है वो इस गर्मी के दौर में बड़ा अनरियलिस्टिक है कि आप उसको करें। आप उनको मैं ये बात आपको बताने की कोशिश करूँ कि निगोशिएशन जो होती है ना वो लाजमी करनी चाहिए। जैसे कल एक हमें इकॉनमी की बीट करने वाले सहाफ़ी कह रहे थे कि अगर इसाकडार होते तो जो IMF की अभी जो हो रहा है एग्रीमेंट हो रहा है उसके ऊपर निगोशिएशन करते। इस हुकूमत ने निगोशिएशन कोई नहीं की, हर शर्त मानते गए। तो ये गारंटी ली हुई ना, राना सनाउल्लाह सब कहते हैं ना 2 वजीर हमारी गारंटी है जो मुद्दत पूरी करेंगे। ये 2 वजीर जो हैं, वजीर दाखिला और वजीर खजाना, वो उसमें ऊपर से भी फिर होता है ना। लेकिन ये है कि हर चीज आप मानते गए तो यही PTI का तो उन्होंने कहा था जलसा करना, हर चीज मानते जो फिर देखी जाएगी। देखें शनीला, थोड़ा बहुत वहाँ पे टाइम का तो करना चाहिए। अगरचे ये शादी हाल नहीं था, अगरचे मेरा नहीं ख्याल सियासी मीटिंग थी टाइम की वजह से, आपको भी पता है, मैं थोड़ी सी आपको भी पता तकरीरों की वजह से की वजह से। और जो उसका गंडापुर का कल मैं देख रही थी नुसरत जावेद साहब का प्रोग्राम, उन्होंने उनके को होस्ट ने पूछा कि गंडापुर कहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मैं आपको एक कवाली सुना देता हूँ। फिर उन कवाली प्रोग्राम में चलाई जिसमें कहते पूछते हो कि कल रात को कहाँ था, ये मत पूछो, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो ये कवाली चलाई थी नुसरत जावेद साहब ने। मसला वो तकरीरें थी, मसला 7 बजे का टाइम नहीं था। उसमें एक चीज़ और भी है, क्या अली अमीन गंडापुर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे कि नहीं हटे? अभी तक मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर हूँ, आगे मीडिया पे आके टॉक कर दिया। नहीं, टॉक नहीं की उन्होंने, लेकिन जो ज़राए की खबरें चली हैं, ज़राए की खबरें जिस वो खुद आके टॉक करेंगे फिर है ना। आपको लगता है कि वो पीछे हट जाएंगे? मैं ये तो कह रही हूँ टॉक करें ना, मीडिया पे आए ना, वो गायब आ जाएंगे। देखें वो उनको आके बात करनी चाहिए। 2 एंकर्स की लड़ाई हुई थी, बड़े पहले की बात है, मैं नाम नहीं लेता, सारे दोनों जाने पहचाने नाम है। 2 एंकर की लड़ाई, एक एंकर ने गाली निकाली, तो अगले दिन दूसरे सहाफ़ी ने आके, एंकर ने आके उनकी छतरोल पिटाई लगा दी, ठीक है। अब मेरी उस एंकर से बात हुई जो अगले दिन आए, मैंने कहा आपने उस जगह बाहर कहीं छतरोल कर देनी थी, आप दफ्तर के अंदर तो अच्छी बात नहीं है। कहते हैं जिस जगह बेइज्जती हुई होती है ना, जिस जगह गाली, उन्हीं को दिखाना था। अब मसला ये है, अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर है वो लाखों करोड़ों लोगों ने सुनी है, ठीक है। अब उन्होंने, आप कहते हैं जितनी मर्जी अंदर माफ़ी मांगी है, छतरोल होगी, फलाना हो गया, ये कहते हैं, किसी को क्या पता, आगे वो बाहर कह देते हैं मैं अपने मौके पे खड़ा हूँ, बस। जिस दिन वो अपने कहेगा ना अपने मौके पे खड़ा हूँ, उस दिन गंडापुर की बात मानी जाएगी। फिलहाल गंडापुर की तरफ से ऐसी कोई नहीं आया। कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और खैबर पुख्तौना असेंबली के अंदर जी करारदाद पास हुई है। उन्होंने कहा कि जी जो जर्नैल सियासत में, और वो 2 साल वाले, तो जर्नैल तो कब से सियासत में ना, आपको तो गोद में उठा कर जर्नैलों ने इक़्तिदार दिया। अभी भी आपका बानी जो है कहता है उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर सियासत में तो इन्वॉल्व आप करवा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सियासत में ना है, दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं इनसे मुज़ाकरात करने, तो सियासत में तो आप ही ला रहे हैं फिर। नहीं, और रात को एक्स के ऊपर वो एक ट्रेंड चल रहा था, KP असेंबली जिंदाबाद। उसकी वजह यह थी कि जो बात इस असेंबली में होनी चाहिए थी अपनी सेंसिटिविटी के लिए, अपनी इज्जत और तौकीर के लिए, वो वाली तकरीरें वहाँ पे हुई है। वहाँ पे वो तकरीर सिर्फ उसके लिए हुई ना, जो उनके लोग थे ना, जाहिर है PTI की हुकूमत थी वहाँ पे, तो उन्होंने तो करनी थी उसके लिए। दूसरी बात मैं वही कह रही हूँ ना कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सियासत में मुलविस नहीं होने चाहिए, जर्नैल उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो एक के तो खिलाफ हो ही रही है ना फैज के। लेकिन बात यह है कि फिर आपका लीडर क्यों कहता है मैंने उन्हीं से मुज़ाकरात करने, सियासत में तो आप ला रहे हैं। अब आए, आपको सारे सियासतदान दावत दे रहे हैं, नवाज शरीफ ने भी कह दिया है, बिलावल भुट्टो भी कह रहा है, सागदार भी कह रहे हैं, तो बैठ जाए ना, फिर जर्नैलों को निकालें, सियासत से मिलके ही निकालेंगे ना फिर आप। ये बात ठीक है, लेकिन एक तो मिलने वाली काम जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल नजर आता है पाकिस्तान में। इसी तरह चलता है। दूसरा जो है, ये मैंडेट की भी बात है ना कि किसके पास कितना मैंडेट है। जब आपके पास कोई आएगा, आपने डायलॉग करने हैं, मैं हुकूमत हूँ, आप अपोजिशन है, इमरान खान PTI है, मैं हुकूमत हूँ, आप मेरे पास आएंगे, अच्छा मैं कहूँगा अच्छा मैं ज़रा पूछ के बताता हूँ, तो इस तरह थोड़ी होता है, ठीक है। जब इन्होंने पूछना, वो कहता है मैं डायरेक्ट क्यों ना पूछ लूँ उनसे, तो डायरेक्ट फिर आप बैठे रहेंगे इसी तरह से। नहीं, असूली तौर पे तो होना चाहिए। यहाँ से तो आके कोई आप निकाल सकते हैं। अच्छा चले हम वाइंड अप करते हैं। कल एक प्रेस रिलीज आई थी, उसी पे आ रही हूँ, आपके चेहरा खिल जाता है, काजी फैजीसा का नाम आता है। तो कल एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें उन्होंने कहा जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात को जो है वो लिया गया है। उन्होंने बात करते हुए ये कहा था कि मेरे पास नहीं आए थे, एक सेमिनार हुआ था जिसमें बात हुई थी, तो मैंने कहा था अगर सबकी बढ़ा रहे हैं तो फिर तो ठीक है।
تو اب اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ قاضی نہیں جا رہا، قاضی ادھر ہی ہے، لیکن بات یہ کہ اس کی کسی بھی چیز کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ کو ترمیم لانی پڑے گی. ابھی میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر صرف بل آیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی تک گرین سگنل نہیں بل آیا جس میں انہوں نے ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو جائیں گے. جو جوڈیشل پیکج ہے اس کے لیے آپ کو اور جو تعداد بڑھانی ہے وہ ہو جائے گی، اس کے لیے آپ کو ترمیم چاہیے. تو صرف مولانا کے بندے آپ کو چاہیے، کیونکہ مولانا کے بندے مل جائیں گے 224 ہو جائے گا، سینٹ میں بھی مولانا کے بندے مل جائیں گے 68 ہو جائے گا، جو آپ کو مطلوبہ تعداد صرف مولانا سے ہو جائے گی. تو پھر میرا خیال ہے، میں نے ایک بڑے صحافی کی ٹویٹ دیکھی ہے اور ان کی باتوں کافی زیادہ حد تک ٹھیک نکلتی. انہوں نے کہا جی اس سارے کا بینیفیشری منصور علی شاہ ہے. تو مجھے تو ابھی بھی یہی ہے کہ منصور علی شاہ ہی اگلا چیف جسٹس ہے. دیکھیں شنیلا، پرسوں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا پلان بی پلان سی یوں ہی کریں گے تو جناب صاف وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا تھا اس نے پرسوں جو خبر لگائی چلی کہ قاضی صاحب نے جناب صاحب بالکل رول آؤٹ کر دیا، کوئی نہیں، کوئی کسی بھی پلان. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے، ان کے پاس ججز کی تعداد یا ایج لمٹ والا ایک اور آپشن ہے، اور وہ بالکل ہو بہو جو خبریں آئی تھی وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہیں. قاضی صاحب نے یعنی کہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک پرسن اسپیسیفک اگر میرے لیے آپ کر رہے ہیں تو میں نہیں آتا، لیکن آپ جب سب کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب گرین سگنل سب کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے نا. نہیں کیسے ٹھیک ہے؟ تو پلان بی پلان سی یہی تو تھا، یہی تو تھا. ریما عمر جو ہیں انہوں نے ایک بات یہ ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوتی ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں. انہوں نے اس دن ججز کی ساری تقرری بتائی کہ کون کون سے جج آئے، تو انہوں نے بتایا کہ سارے یونینیمسلی آئے ہیں اور ان میں سے میجورٹی حکومت کے فیور والے جج نہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کریڈٹ تو دو، بندیال کی طرح اس نے جونیئر اٹھا کے اپنا پلڑا بھالے ہی نہیں کیا. دوسرا اس نے کہا کہ بندیال کا نوٹیفیکیشن ایک ہفتہ پہلے آیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کا پہلے اس لیے دیا گیا تھا کہ کو وارنٹو جو اس کا فیصلہ دینا تھا بندیال نہیں دے رہا تھا، حکومت کو ڈر تھا جس کی وجہ سے اس کا نکالا گیا. تو یہ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی ایکسٹینشن مل رہی ہے، یہ ابھی تک مجھے لگ رہا ہے. ایکسٹینشن کی بات نہیں، اس میں ایکسٹینشن کی تو بات ہی نہیں ہے نا. وہ تو اکراس دا بورڈ ساروں کی جب ایج بڑھے گی تو قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. وہ دیکھیں ایکسٹینشن تب ہوتی ہے، ایکسٹینشن تب ہوتی ہے جب آپ کی ریٹائرمنٹ قریب آ گئی ہے، لیکن آپ کو توسیع نہیں ملی، آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اس میں تو آپ ریٹائر ہی نہیں ہو رہے. بالکل صحیح بات یہ ہے کہ میں اس حد تک ایگری کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ایڈ ہاک پہ جو ججز لگانے تو ان کی نسبت بھی بہتر ہے کہ آپ انہیں ججز کی بڑھا دیں مدت، لیکن اس میں تو پھر سارے چیف جسٹس بنے گا نا. منصور علی شاہ بھی بنے گا، منیب بھی بنے گا تو پھر سارے نا، صرف قاضی تو نہیں رہے گا. تو مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ قاضی کل کی پریس اسٹیٹمنٹ سے یہ کہیں نہیں تھا کہ قاضی نے کہہ دیا کہ جی میں آ رہا ہوں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو لوگوں نے بیچ میں یہ لگا دیتے نا کہ رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے بنایا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیف جسٹس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ مطلب وہ تو انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے لیں. میرا ہمیں شاید اس چیز کی کلیریفیکیشن تھی. ہاں میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ قاضی صاحب کو اپنی مدت جو ہے، جو ان کے کریڈٹ کے اوپر تھوڑی بہت چیزیں ہیں، میڈیا کوریج اور یہ کمیٹی بنانا، سلیکشن، میرے نزدیک دو چیزیں ان کی ہائی لائٹ ہیں. مشرف کی پھانسی کا فیصلہ برقرار رکھنا، ذوالفقار علی بھٹو کا کیس. یہ میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ دو عامر کی کو ہوا ذوالفقار علی بھٹو 40-45 سال بعد جو بھی ہے، کسی اور نے ہمت نہیں کی، جو کسی نے بھی ہمت نہیں کی. ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے بھٹو صاحب کے نا ہر چیف جسٹس بولا ہوا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی تھی، لیکن فیصلہ پہلا ملا. اچھا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ افتخار چودھری کے زمانے سے ریفرنس تھا، لیکن فیصلہ اس نے کیا، اور مشرف کا تو کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال رہا تھا، تو پہلا جس نے لیکن فیض آباد دھرنا کیس دے گا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فیض آباد دھرنا کیس میں اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہو سکا. فیض آباد دھرنا ملٹری کورٹس میں ان کو آنا چاہیے تھا، وہاں سے نکل کے بیچ میں سے دھرنا کیس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس بندے نے یو ٹرن لیا نا وہ شاہدہ خان عباسی ہے. آپ کر لیں بات، پھر میں وائنڈ اپ کروں. ابھی جتنی 50% آپ کہہ لیں کہ ان کے اوپر جتنی تنقید ہوتی ہے، چلیں تھوڑی بہت چیزیں بھی ہیں تعریف، اگر یہ مزید رہیں گے، خیر یہ آپ کی، اگر یہ مزید رہیں گے نا تو پھر یہ والی جو چیزیں نا لوگ بھول جائیں گے. ان سے بہتر چیف جسٹس نہیں آئے گا. چلیں ناظرین، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوگی دیکھتے ہیں کہ جو مساق چارٹر اور مساق پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پہ پی ٹی آئی کیا رسپانس دیتی ہے. کل ہم اس کو ضرور آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.